चलो देखो बात करते हैं बेटा, आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, वर्नर थ्योरी के। अब देखो ध्यान से समझो है ना कि क्या होती है वर्नर थ्योरी। जो वर्नर साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला क्या, अपन उसको समझते हैं कि इन्होंने क्या बोला। देखो वर्नर साइंटिस्ट से पहले किसी को भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में नहीं पता था। वर्नर साइंटिस्ट से पहले किसी को भी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में नहीं पता था। सब सिर्फ क्या जानते थे, डबल सॉल्ट्स जानते थे। क्या जानते थे, डबल सॉल्ट जानते थे। जैसे पोटाश एलम डबल सॉल्ट है। तो ऐसे ही क्या किया, वर्नर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कंपाउंड लिया, जो कंपाउंड था बेटा अपना COCl3.6NH3। इन्होंने इस कंपाउंड को लिया। अब इस कंपाउंड को इन्होंने अलग अलग कंपोजिशन में लिया, है ना। तो जब अलग अलग कंपोजिशन में लिया तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स बने, जैसे मैंने बोला फर्स्ट, आपका फर्स्ट कंपाउंड बना COCl3 और NH3 का होल थ्राइस और बाहर 3NH3। ठीक है, जब भी न्यूट्रल लिगेंड होता है ना तो वो होल में नहीं लिखते, नहीं तो वो चार्ज बन जाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझे। अगर मैं ऐसे की जगह 3NH3 की जगह ऐसे लिखता NH3 का होल 3, तो ये 3 इसके ऊपर चला जाता 3 पॉजिटिव और NH3 के ऊपर कितना चार्ज आया था 3 नेगेटिव। लेकिन NH3 तो कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है, तो क्या वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ कोई चार्ज बनाएगा। तो इसलिए जब भी न्यूट्रल लिगेंड होता है ना तो अपन लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसके नंबर के साथ ऐसे लिख देते हैं। तो क्या हो गया 3NH3 हो गया। बोलो समझ आया। तो एक कॉम्प्लेक्स तो हुआ ही। सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करें, देखो सेकंड कॉम्प्लेक्स इन्होंने देखा, अभी इन्हें पता नहीं है, इन्होंने तो अलग अलग कंपोजिशन ली है, अलग अलग कंपोजिशन ली, है ना। अभी हम बताएंगे कि इन्होंने कैसे पता किया। ठीक है, पता करेंगे अभी। थर्ड इन्होंने जो इनके पास जो कंपोजिशन आई वो थी CONH3 का होल 5 Cl और Cl2.2NH3। कंफ्यूज मत होना 3NH3 या सिर्फ NH3, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूँ Cl और 2NH3। ठीक है, एक और इन्होंने कंपोजिशन ली फोर्थ, जो क्या थी CONH3 का होल 6 और Cl3। इनके पास 4 तरह के कंपाउंड है। अब इन्हें नहीं पता था कि भाई ये चारों कंपाउंड कौन कौन से हैं। इनको तो क्या लगता था ये सब यही तो है, ये सब यही तो है। इनको क्या लग रहा था ये सारी चीजें क्या है, यही वाला तो कंपाउंड है। इनको क्या पता कि ऐसा कुछ बन गया है। जब आपके पास कोई सॉल्ट होता है तो उसमें दिखाई देता है कि अरे देखो मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, ऐसा दिखता है, नहीं दिखता ना। तो इनको भी नहीं दिख रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, रैंडमली एक टेस्ट कराया। वो टेस्ट कराया AgNO3 के साथ। किसके साथ, AgNO3 के साथ। देखो AgNO3 AgNO3, ठीक है। जब इन्होंने AgNO3 के साथ टेस्ट कराया, अब सबको पता है, मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि AgNO3 जो है वो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, याद है। हाँ, तो होगा क्या, अब ये कॉम्प्लेक्स इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या कहीं पे, मुझे बताओ, अभी हमने ये बात पढ़ी है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर का क्लोरीन कभी रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो क्या फर्स्ट वाला कंपाउंड AgNO3 के साथ मिलकर के कोई प्रेसिपिटेट देगा, नहीं देगा ना। प्रेसिपिटेट कौन देता है, AgCl देता है। क्या क्लोरीन बाहर है, क्लोरीन बाहर नहीं है, तो क्या वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या AgCl बनाएगा, नहीं। तो क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, नहीं। दैट मींस आप क्या बोल सकते हो, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। ऐसे बोल सकते हैं, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। बोलो पता चला, अरे बोलो, यहां पर बोलो, यहां पे प्रेसिपिटेट बनेगा क्योंकि क्लोरीन कॉम्प्लेक्स है। तो 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा क्योंकि एक क्लोरीन है भाई,
एक क्लोरीन तो एक सिल्वर रिएक्ट करेगा, यानी एक ही AgCl बनेगा। अरे बोलो, हाँ। यहां पे आओ, कितने क्लोरीन? 2, तो कितने मोल बना? 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बना। बोलो समझ पा रहे हो आरती? पता चल रहा है? पक्का पता चल रहा है बेटा? चलो नेक्स्ट, यहां कितने मोल है? 3 मोल है, तो कितने मोल बनेंगे? 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बना। जब वर्नर ने ये बात देखी कि भाई कंपाउंड तो एक लिया था, लेकिन जब 4 जगह अलग अलग कंपोजिशन में लिया, अलग अलग तरीके से लिया, तो चारों कंपाउंड अलग अलग तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, चारों का नेचर अलग क्यों हो रहा है? तो बोले इसका मतलब यार कि कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, है ना? और उसी वजह से इनका क्या नाम रख दिया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम रखा गया। फिर इसको और स्टडी किया गया, है ना? बोलो क्या डाउट है? बोलो, हाँ बोलो। फर्स्ट वाले में प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज करोगे तो कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा, तो क्लोरीन अगर बाहर है तभी तो वो रिएक्ट करेगा। यहां तो क्लोरीन क्या है? अंदर है ना, यहां पे तो अंदर है तीनों। तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में और नीट में भी कि भैया आपके पास एक कंपाउंड था जिसका फॉर्मूला था COCl3.6NH3, उस कंपाउंड का फॉर्मूला था, क्लियर है? और वो कंपाउंड जो है वो 2 मोल AgCl दे रहा है AgNO3 के साथ रिएक्ट करके, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? क्या फॉर्मूला होगा? तो कंपाउंड ये वाला होगा। पता चल रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन MCQ में आते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। बोलो पता कर सकते हैं? कोई डाउट है? चलो, यहीं से जब वर्नर को ये बात पता पड़ी कि भाई कंपाउंड जो है उनके स्ट्रक्चर यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। तब उन्होंने ये बात बोली कि भैया कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है। एक शो करता है प्राइमरी वैलेंसी और एक शो करता है सेकेंडरी वैलेंसी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर मैं आपसे बोलूं, मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताना जरा। मेरा क्वेश्चन है, देखो बच्चों, मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल में COCl3.6NH3, ठीक है, और मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं K2HgI4। क्या है ये? जल्दी पेज पलटो, पहले पेज पे लिखवा है क्या है? जल्दी बोलो। हाँ क्या था? K2HgI4 नेचुरल रिएजेंट। किस लिए यूज करते हैं? टेस्ट फॉर अमोनिया। तो ये क्या कर रहा है? नेचुरल रिएजेंट आपका दे रहा है 2 मोल प्रेसिपिटेट। 2 मोल प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट है? ब्राउन प्रेसिपिटेट है। तो मुझे बोला गया कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, जब वो K2HgI4 यानी नेस्लर्स रिएजेंट, जरूरी थोड़ी है कि AgNO3 मिलेगा भाई, जरूरी थोड़ी है AgNO3 मिलेगा, है ना? तो वो कॉम्प्लेक्स नेचुरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ब्राउन प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो आपको मुझे बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। तो लगाओ जरा दिमाग, है ना? या 2 मोल की जगह एक काम करते हैं हम, 2 मोल ही करूं? चलो 2 मोल ही रहने दो। चलो बताओ। तो देखो अब एक बार मैं बना देता हूं। देखो बेटा एक चीज समझो, 2 मोल प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, और प्रेसिपिटेट किसके हैं? NH3 के हैं, क्योंकि नेस्लर्स रिएजेंट किसका टेस्ट है? अमोनिया का टेस्ट है ना? दैट मीन्स 2 मोल NH3 के बनेंगे। इसका मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें 2 मोल NH3 कहां होंगे? बाहर होंगे। इतनी बात तो अंडरस्टूड है। अब अंदर तो CO मेटल है ही, और NH3 अगर 2 बाहर है तो अंदर कितने NH3 होंगे? कितने थे टोटल? 6। अगर 2 बाहर है तो अंदर कितने? 4। और अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए ना,
तो क्लोरीन कितने अंदर, 2, क्योंकि हम या तो कोऑर्डिनेशन 4 की बात करते हैं 6 की बात करते हैं, अभी हम लोग 6 की बात कर रहे हैं, तो अंदर लिगेंड कितने रखने हैं, टोटल 6 रखने हैं। तो 2 क्लोरीन आ गए, तो इसका मतलब बाहर भी 1 क्लोरीन आ जाएगा, बोलो समझ आए? तो पता चला कॉम्प्लेक्स कैसा बना। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स, यानी दिस इज द आंसर। बोलो क्लियर है, पक्का है ना? अब आप Cl को और इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब इन्हीं चीजों को देख करके वर्णन ने क्या बोला कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है ना। तो देखो इसको मिटाएं, तो अकॉर्डिंग टू वर्नर, देखो इसको मिटाते, अकॉर्डिंग टू वर्नर complex compound shows 2 type of valencies. According to Werner, central metal atom have 2 types of valencies. सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 तरह की वैलेंसी होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। पता चला? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर ने क्या बोला, सेंट्रल मेटल एटम 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, एक शो करेगा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी शो करेगा सेकेंडरी वैलेंसी। बोलो क्लियर है? अब एक बार इनके बीच में डिफरेंस पढ़े और फिर उनको एक्सप्लेन करें, है ना। सुनो एक बार बता दूं फिर लिखते हैं डिफरेंस, एक बार बता देता हूं मैं तुम लोग, है ना, बताना जरूरी है। सुनो, सबसे पहली बात, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? उसका क्या मतलब है, प्राइमरी वैलेंसी। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो क्लियर है? तो सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 तरह की वैलेंसी होंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी मतलब, देखो कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, है ना। देखो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, CONS3 का होल 6 और बेटा Cl3, हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया, ठीक है। और अब हम यहां पे देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज होती है। देखो CO कॉम्प्लेक्स है, CO को 6 NH3 है, 6 के 6 NH3 क्या कर रहे हैं, CO को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। बोलो दिख रहा है सबको? देखो 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 हो गए, 6 हो गए NH3, ठीक है। ये जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये सब सेकेंडरी वैलेंसी है। जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये कैसी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी। दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं, जितने भी इनको सॉलिड बॉन्ड बोल दे, जितने भी सॉलिड बॉन्ड्स है ना वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज है, ठीक है। लेकिन भाई 3 क्लोरीन भी तो है, अब वो 3 क्लोरीन क्या करेंगे, वो 3 क्लोरीन भी तो बॉन्ड बना रहे होंगे ना, आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन बॉन्ड तो बना रहे हैं ना। तो अगर 3 क्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं तो 1 क्लोरीन ये आ गया, 1 क्लोरीन ये आ गया और 1 क्लोरीन और कहीं पे लगा दो, 1 क्लोरीन ये आ गया। अब इसका मतलब ये जो डैश है ना, ये जो डैश ऐसे से बनाते हैं, ये जो डैश बॉन्ड्स है ये किसके बारे में बता रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बता रहे हैं। कैसे, देखो सुनो, कैसे बता रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कैसे बता रहे हैं, है ना, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में कैसे बता रहे हैं, इस चीज को समझो। अगर क्लोरीन नहीं होगा तो क्या CO पे कोई चार्ज होगा, क्या CO कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा, नहीं होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर की वजह किसकी वजह से बता पा रहे हैं हम, क्लोरीन की वजह से। इसलिए ये
प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 लोन पेयर नहीं देंगे तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो NH3 यहां पर क्या बता रहे हैं आपको? सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बता रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लें, फिर इनके डिफरेंस लिखते हैं ना, और वहां से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो मैंने एक एग्जांपल और लिया, तुम हट जाओ भैया। मैंने एग्जांपल ले लिया आपका CO और NH3 का होल 5 Cl, ठीक है, और बाहर आ गया Cl2। मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया आपका। अगर इस कॉम्प्लेक्स का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो 5 तो NH3 है, तो 5 तो बना दो NH3। देखो NH3 NH3 NH3, ऐसे मत बोलना सर आपने डिजाइन बदल दी, है ना। हाँ वो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। बोला ऐसे बनाया है, देखो इतना हो गया, 5 तो हो गया NH3। एक क्लोरीन भी तो डोनेट कर रहा है, एक क्लोरीन भी तो डोनेट कर रहा है। लेकिन ये जो क्लोरीन डोनेट कर रहा है ना, उसके बाद देखो बाकी क्लोरीन भी तो है। हाँ Cl और Cl दिख रहा है। लेकिन ये जो क्लोरीन है ना, ये दोनों काम कर रहा है। यानी ये क्लोरीन जो है ये चार्ज भी जनरेट करा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर की तरह भी बिहेव करवाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाएगा, साथ साथ अपना लोन पेयर भी डोनेट कर रहा है। दैट मींस ये जो क्लोरीन है ना, ये डुअल नेचर शो कर रहा है ना। डुअल नेचर शो कर रहा है मतलब प्राइमरी एज वेल एज बिहेव्स एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। पता चला। और अब यहां पे क्वेश्चन कैसे आता है वो बताता हूं, है ना। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, है ना। क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को कि हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है ना। क्वेश्चन बनेगा मेरा कि कितने क्लोरीन डुअल नेचर शो कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने आपका दे दिया एक एग्जांपल लिया, मेरा एग्जांपल है कि मेरा एग्जांपल है कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है COH2O का होल 6 Cl3। ये कॉम्प्लेक्स है ना। तो यानी इस एक कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में बोला कि जो परसेंटेज ऑफ Cl नेगेटिव आयन है वो है आपका 66.67%। कितना परसेंट है? 66.67%। तो बताओ हाउ मेनी क्लोरीन्स shows dual nature, ये क्वेश्चन। अब बोलो बता पाओगे? अरे बोलो भाई, है बताऊं कैसे? देखो सुनो, 66.67% क्लोरीन जो है वो क्या कर रहे हैं? क्लोराइड आयन है। इसका मतलब आपके पास कॉम्प्लेक्स बना दूं यहाँ यही बताए थे, यहाँ बताए थे लोग। एक छोटी सी बात बताना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम बताओ मुझे, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स होता COH2O का होल 6 Cl3, अगर मैं इसको आयोनाइज करता तो मुझे कितने परसेंट क्लोरीन मिल रहा होता? टोटल 3 क्लोरीन है, तीनों के तीनों बाहर मिल रहे हैं, यानी कितना परसेंट क्लोरीन मिल रहा होता? 100% क्लोरीन मिल रहा होता। समझ पा रहे हो इस बात को? दोबारा बताऊं, जितने क्लोरीन थे टोटल सारे के सारे बाहर है, यानी 100% क्लोरीन बाहर है, तो क्लोरीन मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास COH2 का होल 5 Cl और Cl2 है, अब मेरे को कितने क्लोरीन मिल रहे हैं? तब पहले क्या किया था? 3/3 इंटू 100 ऐसे किया था ना। अब कितने क्लोरीन है? 2/3 इंटू 100। दिख रहा है? क्योंकि 2 क्लोरीन बाहर है ना, तो 2/3 इंटू 100। और अब करोगे तो कितना आएगा? 0.66 इंटू 100। जब करोगे तो 66.67 आएगा ना। तो इसका मतलब ये कितना क्लोरीन बाहर है? 66.67।
6-7%। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स ऐसे दिया होता CO H2O का होल 4 और Cl 2 और बाहर क्लोरीन होता तो कितने परसेंट होता बोलो? 33 पॉइंट। ऐसे ही करोगे ना, एक क्लोरीन बाहर है, अपोन में टोटल 3 थे, इन 200 तो कितना आ जाएगा? 33.34%। अब एग्जामिनर ने कितना परसेंट बोला है बच्चों? 66.6% क्लोराइड आयन शो हो रहे कि कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला तो टूटेगा ही नहीं ना। टूटेगा कौन? कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के बाहर कितने क्लोरीन होंगे? 2 क्लोरीन होंगे। समझ आ रहा है? तो दैट मीन्स हाउ मेनी क्लोराइड शो डुअल नेचर? तो हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 क्लोरीन है, तो कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 क्लोरीन है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है? CO H2O का होल 5 Cl और Cl2। अब मुझे बताओ कितने क्लोरीन डुअल नेचर शो कर रहे हैं? तो कितने क्लोरीन डुअल नेचर शो कर रहे हैं? देखो अंदर कितने क्लोरीन है? सिर्फ एक। तो सिर्फ एक क्लोरीन क्या कर रहा है? डुअल नेचर शो कर रहा है। बोलो पता चला? और वो कौन सा क्लोरीन है? कॉम्प्लेक्स के अंदर का क्लोरीन है। समझ आया? तो कैसे नोट करना है? इसको नोट करना है, फिर इसको नोट करना है। जब ये क्वेश्चन करोगे ना, तो ये वाला पार्ट आप चाहे तो बना सकते हो, ताकि आपको परसेंटेज निकालनी आ जाए, ये वाला। ठीक है, करो जरा फटाफट नोट करो। चलो तो देखो बेटा, अब अपन लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में। कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग, है ना, कि प्राइमरी वैलेंसीज की क्या खासियत है, वो किस चीज के बारे में बता रही है। सेकेंडरी वैलेंसीज की क्या खासियत है, वो किस चीज के बारे में बता रही है। इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो देखो यहीं पे लिखा ही हुआ है अपना प्राइमरी और सेकेंडरी, तो मैं तो यहीं पे इनको डिफ्रेंशिएट करके लिख देता हूँ। आप अलग से बना लेना, चाहो तो ऐसे एक टेबल बना लेना, है ना। मेरा तो बना हुआ है पहले से, ठीक है, तुम लोग बना लेना। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी में हम लोग ए पॉइंट लिख रहे हैं, इक्वल टू, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। चला, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो हमेशा इक्वल टू कोऑर्डिनेशन, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले सिखाया, सीखे है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, पता चला। दूसरी चीज, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, ये आयोनाइजेबल होती है। आयोनाइजेबल मतलब फॉर्म्स आयंस, यानी टूट के आयन बना सकती है प्राइमरी वैलेंसी। जैसे Cl बाहर है तो ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये आयन बनाएगा। लेकिन ये Cl अंदर है, अब ये आयन नहीं बनाएगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर है ना, पता चल रहा है। हाँ, तो आयोनाइजेबल है मतलब आयंस बनाएगा। और ये क्या होंगी? नॉन आयोनाइजेबल। बोलो पता चल रहा है। थर्ड C, प्राइमरी वैलेंसीज हमेशा सेटिस्फाइड होती है बाय एनायंस। पता चल रहा है? तो हम लिख सकते हैं सेटिस्फाइड बाय एनायन। सेटिस्फाइड बाय एनायन का मतलब ये है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो एनायन की तरह बिहेव करेंगी। क्यों करेंगी ये समझो। हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? मेटल के रिस्पेक्ट में। मेटल पे हमेशा कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मेटल पे पॉजिटिव है, तो प्राइमरी वैलेंसी किसकी तरह बिहेव करेगी? एट द एंड नेगेटिव की तरह बिहेव करेगी, तभी तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ पा रहे हो? तो इसलिए क्या बोला? प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनायन। क्लियर है? प्राइमरी वैलेंसी का मतलब पता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर एनायन से सेटिस्फाई होगा, क्योंकि मेटल में तो पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि यहां पर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। किससे सेटिस्फाई होगा? लिगेंड से। जितने लिगेंड होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यानी उसी से सेटिस्फाई होगा। बोलो क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। देखो नेक्स्ट बात करें डी, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल तो बोल दिया ना हमने,
हाँ, तो नॉन डायरेक्शनल होती है। अब डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल मैंने आपको पढ़ाया है कि आयोनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, याद है। हाँ, तो ये तो नॉर्मली जो प्राइमरी वैलेंसीज है वो तो आयोनिक बॉन्ड ही तो बना रही है, तो वो कैसी है, नॉन डायरेक्शनल। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो डायरेक्शनल इन नेचर। बोलो समझ आ रहा है, अरे बोलो भाई। चलो एक बात और बताओ, ज्योमेट्री और शेप क्या हम प्राइमरी वैलेंसी से बता सकते हैं? आयोनिक बॉन्ड से ज्योमेट्री शेप बताते हैं कभी? किससे बताते हैं? कोवलेंट बॉन्ड से बताते हैं ना। और कोवलेंट बॉन्ड कौन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, ई ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन not depends on प्राइमरी, हाँ, वैलेंसी। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन प्राइमरी वैलेंसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहां लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी वैलेंसी। तो किस पे डिपेंड करती है, सेकेंडरी वैलेंसी पे। बोलो पता चला, अरे बोलो, बहुत अच्छे। अब देखो इस बात को समझो कि वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स का क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, इसको मिटा के लिखते हैं, ज्यादा बढ़िया लगेगा, है ना। ठीक है, इसके बाद फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना, है ना। तो 2 मिनट इसको जरा यहाँ क्लोज कर दे। देखो ये क्लोज हो गया यहाँ पर। अब अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। देखो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। हम कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड होता है क्या चीज, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखें। चलो देखो, नॉर्मली सबसे कम, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहा हूं यहां पर इस जगह, अब डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे ज्योमेट्री बताऊं, हाइब्रिडाइजेशन बताऊं लिगेंड का, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूं, है ना। और यहां पर आपको ज्योमेट्री बता देता हूं, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 तो कभी होता ही नहीं है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी। पढ़ी हुई चीजें है ये, पढ़ी हुई चीजें है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी, और ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर। याद आ रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल। हाँ याद आ रहा है। हाँ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री sp3 की जगह bsp2 भी हो सकती है, समझ आया। और अब आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। अब अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3b, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बोलो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
क्या होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, या कभी कभी स्क्वायर पिरामिडल भी हो जाती है। ठीक है, तो कंडीशन 5 का आपको एक एग्जांपल मिलता है और कोई मिलेगा भी नहीं, वो मैं कराऊंगा आपको। अब इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करेंगे ना अगले लेक्चर में, तब है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी या तो sp3d2 या फिर d2sp3, और जो ज्योमेट्री होगी वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही होगी। बोलो क्लियर है? तो इसी के साथ होती है अपनी वर्नर थ्योरी समाप्त। जितना बताया चीजें याद रखना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम इनको अप्लाई करेंगे। कर लो जरा नोट।